ये क्लास संडे टू संडे है, लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है। यानी कल भी क्लास है और परसों मैथ सस्पेंड है। आज इधर हम लोग कल थे हीट चैप्टर पे ना, हीट एंड टेम्परेचर। आ जाओ इधर। हम लोग दोस्त मेरे क्या पढ़े हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए कि जल का आयतन कितने डिग्री सी पर अधिकतम था? 4 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम था? आयतन और इधर क्या था? ताप। आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम था? 4 डिग्री। घनत्व तो कितना पर महत्तम था? कितना पर? 4 डिग्री सी पर घनत्व तो क्या था? क्या था? महत्तम था। घनत्व तो 4 डिग्री सी पर क्या था? महत्तम था। अब ध्यान देना, आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम? 4 डिग्री। और घनत्व तो कितना डिग्री सी पर महत्तम? 4 डिग्री सी। डिग्री सी पर ना, तो लड़का को जैसे मिलता है H2O का अधिकतम घनत्व कहता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर ये मामला हो जाता है चला गड़बड़, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट है और यहाँ क्या है? डिग्री सी। अब 4 डिग्री घनत्व तो महत्तम होता है, अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, लेकिन 4 डिग्री सी है। यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बदलना होगा। बदलने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा C-0 बटा 100 - 0 F - 32 बटा 212 - 32। यहाँ डिग्री सी के जगह पर 4 देना होगा। 4 - 0 है तो 4 बटा 100 बराबर F - 32 बटा 180। 1010 गया। बोलो रे, 18 चौका 72। F बराबर कितना आ जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ आंसर ये होगा ना कि ये होगा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिख। हड़बड़ा के मारिएगा तो कितना डिग्री से मार दीजिएगा? 4 डिग्री से। हो गया एकदम आराम से। 99% बच्चे इसमें गलत करते हैं। वो 4 डिग्री सी देखते हैं, नहीं है डिग्री सी नहीं देखते, हम मार देते हैं आंसर। बढ़े, अरे बढ़े। इसको सॉल्व कीजिएगा। आ रहा है ना इतना? 39.2। अगला पर चलते हैं। यदि जल को 10 से 0 तक ठंडा किया जा रहा है तो आयतन घनत्व तो दोनों की बात कर रहा है। कल हम पढ़ाए थे, आपको याद है? ये कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? अगर ऐसा लेंगे तो कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? तो भैया कितना से कितना कह रहा है? 0 से कितना? 10। ये 0 डिग्री सी है, ये 0 डिग्री सी है। 0 से कितना कह रहा है? 10 डिग्री सी। बताओ क्या होगा? 0 से 10 कह रहा है। 10 से 0 कह रहा है तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा फिर बढ़ेगा। तो 10 से 0 कह रहा है, इधर से बढ़ना है तो 4 तक पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। सही है कि गलत? यही मारना है। अगला देख लो। जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। 10 से जब करेंगे तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। आएगा दिया जल का घनत्व तो लगातार घटेगा। घनत्व घटेगा रे। 10 से 0 जा रहा है, 0 से 10 नहीं आ रहा है। 10 से 0 तो लगातार बढ़ेगा कि घटेगा? तो कह रहा है जल का घनत्व तो लगातार घटेगा। 10 से 0 की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा ना।
ये गलत है। और जल का घनत्व तो 4 डिग्री सी पर घटेगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सी पर घनत्व तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये तो गलत ना है। अब कुछ लोगों को इस पे डाउट होगा कि जल का घनत्व तो लगातार 4 डिग्री सी पर लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। ये आधे है। एक और 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 पर अधिकतम होगा। तो ये आधे आंसर है। हमको जाना 10 से कहां तक है? 0 तक। तो 10 से 0 तक देखो ये जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक, 10 से 0 आ रहे हैं, 4 डिग्री सी तक क्या होगा? कम, और फिर बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? करे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? हमको चला, हम तोरा हर जगह से बचाने के जुगाड़ में हैं कि जहां अगर तुम नहीं फंसोगे तो बच जाओगे। तो नहीं फंसोगे कैसे? ये तो बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। हमको क्वेश्चन कर रहा है 10 से कहां तक जाने के लिए? 0। तो हमको 10 से 0 आना पड़ेगा। जो आंसर 10 से 0 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए ये पर है जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बात है। 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। लेकिन ये 0 तक गया कहां? क्वेश्चन तो 10 से 0 कह रहा है। बोलिए। आई कह रहा है जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा, बहुत बढ़िया, कम होगा और फिर बढ़ेगा। सही है। तो वो जो आप घटेगा बढ़ेगा डायरेक्ट मार देते हैं उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, और जो डायरेक्ट आप 4 डिग्री सी मार देते हैं उससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला आप देखो क्वेश्चन, मजा आया समझ के? अगर आप कंटेंट लवर होंगे तो समझ में आया होगा। अब देखो दोस्त मेरे, ये आपका नया थ्योरी है। जो बच्चे जुड़े हैं यहां से कंटिन्यू कीजिए। ये आपका नीचे है दिल्ली, और अधिकतर हम ये क्वेश्चन बताते हैं, एक बार बढ़िया से देख लो। शिमला, यहाँ का तापमान मान लेते हैं T1 है और यहाँ का तापमान क्वथनांक क्या है? T2। तो आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए कि नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान जो है घटता है, और दाब जब घटेगा ना तो क्वथनांक भी घटेगा, और क्वथनांक घटेगा मतलब जल्दी वाष्पीकृत होगा, अर्थात वाष्पन की दर कम बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रुक जा, हमने कहा नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता, दाब घटता तो क्वथनांक भी क्या होता? घटता। क्वथनांक घटता मतलब ऊपर नीचे अगर 100 डिग्री सी पर पानी खोलेगा तो ऊपर 60 पर खोलेगा, तो 60 पर खोलेगा, जल्दी जल्दी ना वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी यहां अगर 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो यहां 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। बोलो हाँ। एक मिनट, इसको अच्छे से समझ लो। हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाने पर, आपको ये पता है ना कि नीचे से ऊपर जाने पर समुद्र तल से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक घटेगा मतलब यहाँ अगर 100 डिग्री सी पर दिल्ली में पानी खोलेगा तो यहाँ कितना पर खोलेगा? 100 से कम पर खोलेगा। अगर यहाँ T1 है और यहाँ T2 है तो T1 बड़ा होगा और T2 क्या होगा? छोटा। जल्दी से लिख। हो गया? एकदम आराम से चला। सीखने के दृष्टिकोण से भी हम दिए हैं। पता चला खूब लगा किए 10 दिन 10 कक्षा, सीखे कुछ नहीं, तो फिर बच्चा मेरे पास आएगा, फिर बुलाएंगे तो नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया से सिखा देंगे तो फिर बुलाएंगे, फिर आएगा, फिर पढ़ेगा। पढ़ें।
आपके जीवन में चला कम से कम 100 फैक्ट्स हम डाल देंगे साइंस के, जो आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। हो गया? अब बताओ, नीचे दिल्ली है कि नीचे शिमला है? हम लोग कहते हैं पहाड़ों पर चलो शिमला मनाली, कभी कहते हैं पहाड़ों पर चलो दिल्ली, क्योंकि शिमला कहाँ है? पहाड़ पर। तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा कि धीरे धीरे? यहाँ अगर पानी 100 पर खोलेगा तो यहाँ कितना पर? 100 से कम पर। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा ही देते हैं, वाष्पीकरण कभी पानी का किए हो? नहीं किए हो? वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। पानी को कुछ मत करो, चढ़ा दो और तनी आग दो, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ? तो वाष्पीकरण हर एक ताप पर कि एक ताप पर? वाष्पीकरण हर एक ताप पर। बोलो हाँ? वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? अब बताओ, गर्मी में ज्यादा ना होगा तो वातावरण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? हाँ, क्षेत्रफल थाली में ले लो और लोटा में ले लो, ज्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा? थाली में। तो भैया वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर कर, थाली में ज्यादा होगा कि कम करता है। क्वथनांक का नाम सुने हो? जैसे देखो, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। हर एक ताप पर होता है कि यह निश्चित ताप होता है? हाँ, क्वथनांक का मतलब होता है खोलना। क्वथनांक का मतलब खोलना। ये निश्चित ताप होता है, जैसे जल का 100 डिग्री सी, जैसे टंगस्टन का 3380 डिग्री सी। लेकिन बताओ, किसी का वाष्पीकरण बिंदु आप जानते हैं? क्योंकि वो होवे नहीं करता, वो हर एक ताप पर होता है। जल्दी लिख। हो गया? अरे हुआ? समझ में आया कि नहीं? वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? बहुत बढ़िया बात। और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, वातावरण पर निर्भर करेगा, क्वथनांक निश्चित ताप पर कि हर एक ताप पर? निश्चित ताप पर। बहुत बढ़िया। अब यहां देख लीजिए क्या है। यदि दिल्ली T1 है, ये देखिए दिल्ली क्या है? T1। शिमला का क्वथनांक और T2 शिमला का पानी का क्वथनांक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? T1 बड़ा कि T2 बड़ा? T1 पर 100 डिग्री सी अगर यहाँ होगा तो 100 से कम यहाँ होगा, T2 छोटा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल ना। अगले में चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। वह तापी, क्वेश्चन चला अजीबोगरीब पूछ दिया था 2014 में। क्वेश्चन था, वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है, इसी को कहते हैं हम ओस बिंदु। अब देखो ये क्या है? वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्पन द्वारा वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात वायु द्रव में बदल जाती है। वायु किस में बदल जाती है? अभी देखो, ओस क्या होता है? जब वातावरण की वायु ठंडे के मौसम में ठंडा होकर पानी का रूप ले लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओस। अच्छा, अभी ओस बनता है क्योंकि अभी ठंडापन नहीं है। जब उस टाइम ठंडा रहता है तो वायु का जो मॉइस्चर रहता है उसको वो ठंडा करके पानी में बदल देता है, तो वही क्या बन जाता है? ओस। और उसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। कहता है वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन, मान लो वायु का इतना आयतन तुमको मिल गया, इतना, ठीक है, में वास्तव में उपस्थित वाष्प, एकरा में जो वाष्प है, वाष्प किसको कहते हैं? जब जल गैस अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्प।
एकरा में जो वाष्प द्वारा यह संतृप्त हो जाता है, संतृप्त होना मतलब स्थायी हो जाना। अब वाष्प स्थायी कब होगा? जब वो द्रव बनेगा। वाष्प स्थायी कब होगा? जब वो द्रव बनाएगा। तो यह बिंदु कौन बिंदु कहलाता है? तो देखो एकदम सिंपल है, ये जो वायु है, अब वायु में जो वाष्प और वायु में क्या अंतर है? वायु हवा है और वाष्प जल को बूंदों में तोड़कर जो बनता है वो वाष्प है। कभी वायु को वाष्प कहते हैं। अभी अगर पानी का फव्वारा टाइप का आने लगे गरम गरम तो हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प है। तो ये जो वायु के कण है इसमें जो ये वाष्प है, वायु के कण में देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये क्या है दोस्त मेरे? वाष्प है। क्या है? ये वाष्प जो है, उपस्थित वाष्प द्वारा वायु संतृप्त होता है। वायु संतृप्त, संतृप्त होना मतलब वाष्प का किसमें बदल जाना? वाष्प का किसमें बदल जाना? द्रव में। अब वाष्प का द्रव में बदलने से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। वाष्प जब द्रव में बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा रे। आप पानी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओस। और इस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। जल्दी से लिख। जब वायु, अब क्वेश्चन पूछेगा वायु संतृप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो कहेंगे वाष्प से किसमें बदल जाएगा? द्रव में। अब वाष्प से द्रव में बदल जाएगा। इसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। एक बार न्यूमेरिकल का सीरीज लाइए, आएगा आएगा दोस्त, वो भी आएगा। हो गया। हम एग्जाम से पहले हर वो चीज पढ़ा देंगे जिसके कारण मेरे ऊपर कोई इल्जाम न ले, न तो लड़का कहेगा रियल राजा बना है रे तू, क्वेश्चन बना ना हो तो हार। हो गया। लड़का चलाओ 2 मिनट नहीं लगता उसको गरियाने में। अब बात भी उचित है, जब हम ओकरा कह रहे हैं कि हम रिस्क लिए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ा दें, और नहीं पढ़ाएं तो ओकर पूरा कर्तव्य है हमारा गाली देने का। वो क्योंकि नहीं तो हम रिस्क न ले, हम ही कह दे कि भैया तुम जानो, तोरा जहाँ पढ़ना पढ़ो, हम ये पढ़ाएंगे, अगर पैसा लेंगे ये पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। हम तो बच्चा तोरा ये कह रहे हैं कि तोहर सारा जिम्मेवारी साइंस के हमार है। कैसे होगा? जे तोहर बचल है सब के आगे हमारा नाम लिख दो। झा सर परीक्षा से पहले ही पढ़ा देंगे, हमरा दूसर चीज पढ़ना है, वो नहीं पढ़ो। जे तोरा साइंस में लगता है ना कि है ही हमार बचल है, ओकरा टॉपिक लिखवा, ओकर नाम हमारे आगे में हमारा नाम लिख देना। तोरा लगता है पीरियोडिक टेबल कैसे होगा तो हमारा नाम लिख देना, आगे आएगा। ठीक ना? बाकी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी के टेंशन बरा पे छोड़ दो। तोरा जो बनता है उसको बनाओ, बाकी को छोड़ दो। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, हमको लगता है रेलवे का पूछा गया अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अभी क्या कहता है? ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम है। ऊष्मा गतिकी का क्या है? शून्यवां नियम है। आप कहिएगा ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम क्या है? देख मेरे दोस्त, मेरे हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन को बना लेना, क्वेश्चन को टाइम से सही बना लेना, दोनों में अंतर है। तुम क्वेश्चन को बना लोगे उससे नौकरी नहीं होना है, क्वेश्चन टाइम से सही बना लो, नौकरी हो जाएगी। कहते हैं ऊष्मा गति का शून्यवां नियम तब जानता है कि अगर A का ताप किसके बराबर हो? B के ताप, और B का ताप C के ताप के बराबर, तो A का ताप C के ताप के बराबर है। इसमें कुछ एनालाइजेशन है जिसको समझिएगा। पहले तो ऊष्मा गति का शून्यवां नियम किसके बारे में बताता है? ताप के बारे में। इसमें कितने लोग, कितनी निकाय है, कितना सिस्टम है? A B C नहीं है,
ये एक सिस्टम है, ये भी सी नहीं है, ये क्या है? एक सिस्टम है, एक मशीन है कि अगर ए मशीन का ताप बी मशीन के बराबर, बी मशीन का ताप सी मशीन के बराबर, तो ए और सी का ताप बराबर। जैसे मेरे पास 5 टका, इसके पास भी 5 टका, मेरा पैसा इसका पैसा बराबर, इसके पास भी 5 टका, तो इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसके पैसा के बराबर, तो ये दोनों का पैसा बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका पैसा 5 टका, इसका 5 टका, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, तो इसका पैसा इसके पैसा के बराबर होगा। तो वही तो कह रहे, ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। लेकिन मामला ये फंसता क्या है, चूंकि ये एग्जाम चला सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है, आपको छांटने का 100 बुद्धि लगाएगा। इसमें कितने सिस्टम हैं? 1 कि 2 कि 3? कितने सिस्टम? 3 सिस्टम है। सिस्टम को ही हम लोग निकाय कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। इसमें कितने सिस्टम हैं? अरे कितने सिस्टम हैं? और हम ये कह सकते हैं, देखो समग्र के शून्यवान नियम को पढ़ना और क्वेश्चन के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग बात है। कितने सिस्टम है इसमें? 3। और हम ये कह सकते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नाम सुने हो? नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्य। बोलो रे, समतुल्य कही है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं ये तापीय साम्य। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य। तो हम ये कह सकते हैं यह ताप के साम्यावस्था को दर्शाता है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। आप कहिएगा समझे नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान। इक्विलिब्रियम का मतलब समान। साम्यावस्था का मतलब होता है समान। तो बताओ, तो ये साम्यावस्था को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? मेरा पैसा उसके पैसा के बराबर, उसका पैसा उसके पैसा के बराबर, तो हम लोग आपस में साम्यावस्था में हुए कि नहीं हुए? आपको कहेगा उष्मागतिकी का शून्यवान नियम किस अवस्था को बताता है? साम्यावस्था को। किसके बारे में बताता है? ताप के साम्यावस्था। कितने निकाय है? 3। क्लियर है? इसको लिख लो। जल्दी लिख। जहां गैप दिए हैं उसका भी उपयोग कीजिए। चला 1-2 क्लास बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ना पक्का ना? हाँ, रेगुलर ही रहने दें। वाह, इतना उच्च विचार लाता कहाँ से रे? ये चलो की लगता है कि मतलब कुछ टिकटिका दिया, कुछ थोड़ा पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर कंटेंट जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही पढ़ा रहे, ताकि तुमको लगे हर क्लास में ले रही है उपयोगी है। हो गया? अब आ जाओ दोस्त मेरे। कितने सिस्टम होंगे? कितने? सब एक दूसरे से साम्यावस्था में होगा। बहुत बढ़िया बात। अब पढ़ो। ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम यह बताता है 2 प्रणालियां। अब देखो इसमें भी झोल है। 2 प्रणाली तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। जैसे मैं और ये, तब तुम। अगर कहें तो हम दोनों तुम्हारे लिए हैं। जैसे आपको हमको कह दे मेरे मम्मी पापा कि माँ और पिता 2 बेटा, तो मेरे लिए वो दोनों हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो दोनों है तो हम हैं,
अगर ये ए बी के बराबर बी सी के बराबर है तो, अर्थात अगर ये दोनों है, ये दो है, तब तीसरा है। हाँ कि ना? मम्मी पापा हैं तो हम हैं, हाँ कि ना? वो दोनों हैं तब तीसरा है। कहते हैं, आप पढ़िएगा, तो उष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में है। इसे गड़बड़ कर दिया। तो एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में है, इसी कारण तीसरा भी है। इसे गड़बड़ हुआ कि सही हुआ? यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। अगला भी पढ़ते हैं, इसे नहीं करो। फिर कहता है यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मीय संतुलन में नहीं है, इसे गया बोरा में। यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मीय संतुलन में हो तो वो एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होगी। जब ये दो प्रणालियां आपस में उष्मीय संतुलन में हो तो तीसरी सब एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में हो। कौन होगा? आप ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है? बी कि डी? जब दो प्रणालियां, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है, जब दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में, तीसरी प्रणाली भी उष्मीय संतुलन में रहेगी। नहीं, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मीय संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में होगा। आंसर बताए, ए की बी की सी की डी। एक दूसरे के साथ न है हो। हम, मेरे मम्मी, मेरे पापा एक दूसरे के साथ न संतुलित हैं कि अकेले अकेले संतुलित हैं। व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग ना? आपको नहीं लग रहा अधिकतर बच्चा यहाँ भटक जाएगा? आप पिछला क्वेश्चन में आपको नहीं लग रहा था अधिकतर बच्चा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार देगा? बोलन रे, वही सबसे चला तो रब बचाना है। अगला, लेकिन जब नौकरी हो जाएगा ना, कहेगा इसके जाऊ क्या पढ़ाएगा, ओकरा पढ़ाने आता है। बाप पगला है वो जी। कौन कौन कमेंट्स करेगा जे हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। चला, हमारे तो हर जीवन में कोई योगदान नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन तेरे में समझने की कैपेसिटी है, इसीलिए हम इतना टफ चीज समझा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साफ फेन है, 1% हम करिए देंगे, थोड़ा सा लास्ट में मनवा लेंगे कि हाँ गुरुजी हमारा 5 गो क्वेश्चन हम ज्यादा बनाए इसलिए मेरा काम हुआ। अब गौर फरमाना, एक बात बताओ, तुम बताओगे, अगर मान लो ये बर्फ है, बोलन रे, एकरा पिघला देते हैं, पिघला देंगे तो अगर हाइट घटेगा कि बढ़ेगा? एकरा में अभी कौन ऊर्जा होगा? हाइट है, एकरा में कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। और बताओ, अगर ये पानी है, एकरा हम खौला देते हैं तो खौला के नीचे जाएगा कि खौला के ऊपर जाएगा? तो कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। ऊपर जाने के कारण कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के कारण इसमें कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा ध्यान रखना, गलन और क्वथन में गल रहा है, फौल रहा है, किस ऊर्जा की भागीदारी होती है? स्थितिज ऊर्जा की। लिख लो एक लाइन, गलन एंड क्वथन। क्वथन मतलब खोलना में पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी होता है खोलने में, लेकिन वो बहुत कम होता है, भागीदारी होती है। गलन और क्वथन में वो लड़का लिखता है, पागल कई प्रकार के होते हैं, आपके जैसे पागल की जरूरत है सर जी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पागल लाइक यू। वाह क्या बात। लेकिन ये पागल बनने के लिए मेहनत करना होगा। थोड़ा अगर मेहनत करना है, चला सब कहीं पगला है, समझ लो तू अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है।
अब पगला है करी मतलब नहीं, एक नंगटे घूमने लगना। अब देखो, गलन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा? सही है, गलन एवं क्वथन में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक बात बताओ चित्रा, हमने क्या सीखा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर। हम लोग सीखे हैं ना, क्या सीखे हैं कि अगर हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। हाइट रहेगा तो क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब वेग रहेगा तो क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये तो हम लोग सीखे हैं कि नहीं? अरे हाइट रहेगा तो कौन ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। वेग रहेगा तो कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ। एक बात बताइए चला जी, कि अगर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना, कि हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। अरे बोल लो, एक बात बताइए, आपके घर में ध्यान दीजिएगा, नमक है 100 बोरा। कितना बोरा? और चीनी है 5 दाना, 5 को दाना। आपको कहेगा आपके घर में क्या है? एक ऑप्शन नमक, एक ऑप्शन नमक, दूसरा ऑप्शन चीनी। क्या मारिएगा? कोई एगो चुनना है। और नमक और चीनी दोनों भी ऑप्शन में रहेगा तैयो, चूंकि 500 बोरा अब 5 दाना है, तो नमक मारिएगा कि चीनी मारिएगा? क्योंकि चीनी निग्लिजिबल राशि, निग्लिजिबल परिमाण में। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? नहीं बुझा रहा है। देखो बढ़िया समझना, अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, देख चलते हेलीकॉप्टर की हाइट है कि नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी है, और गति भी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। बोले हाँ। लेकिन दोस्त मेरे, अगर चलते हेलीकॉप्टर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ना, अगर मैं कहूं चलती गोली, हम यहां से गोली चला रहे हैं, डिचकाएं, अब बताओ हमरा की होगा? तुम कहोगे हाइट भी है और गति भी है। हम कहेंगे नहीं बाबू, ओकर गति की तुलना में हाइट काफी निग्लिजिबल है। बोलेंगे, इसलिए इसमें केवल और केवल कौन एनर्जी है? अगर तुमको कहेगा भंडारित पानी, जैसे दोस्त होता क्या है ना, पता नहीं चलता है रिजल्ट मेरा क्यों नहीं हुआ, दूसरे का क्यों हो गया। उसका रीजन है, बच्चों को लगता है पढ़ने से रिजल्ट होता है। सच पूछिए तो पढ़ने से रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने से रिजल्ट होता है। अपनी सारी कमियों को दूर करके रिजल्ट होता है, और तब जाके आपका काम होता है। अगर हम कहते हैं भंडारित पानी, एकरा में दोस्त मेरे पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर हम कहते हैं बहता पानी, तो लड़का कहेगा ओकरा में तो हाइट भी है सर। आप कहिएगा सर ओकरा में हाइट भी तो है, पानी बह रहा है तो हाइट तो है। तो वही वो बात हो गया, ये 5000 बोरा नमक है, अब 5 दाना चीनी है। बोलिए, तो एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्त मेरे बच्चा क्या करता है, भंडारित पानी पूछे कि बहता पानी पूछे, ओकरा याद है पानी होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मार दे, और मार के क्या कर लेता है, गड़बड़ा देता है। तो दोस्त मेरे, इसका प्रॉपर वे में आप ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल, यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह निग्लिजिबल है, इसलिए उसको 0 मान लेते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन रहेगा भी तब भी क्या मानेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बांध में भंडारित पानी कौन ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। आप बहता पानी, काइनेटिक। जल्दी ली,
इंटर ITI साथ में किया, ठीक है, काम तो कर लिया। इंटर ITI साथ में क्या सिर्फ ITI की डिग्री लगाओ? बोले तो पानी जब वाष्प बनेगा आपको कहेगा क्वथन, क्वथन का मतलब वाष्पीकरण नहीं है, पीछे अभी जस्ट पढ़ाए हम आप। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग। क्या क्या? जो गोरखा खड़ा है, हाँ बोलो। देगा ही नहीं, कभी तोरा देगा? निम्न में से कौन दूध देता है? आम, कटहल, लीची, अमरूद। तुमको अगर दे देगा तब? अब अगर कोई माई बाप है देगा वही ना चला जो दे सकता है, चूस चाटने करो। अरे चला, जो सवाल बनेगा वही ना देगा, जो सवाल बन नहीं सकता वो दे। नॉर्मल चीजें जो है उसको पढ़िए ना। हम आज थोड़ा पढ़ाएंगे, बताओ कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में दोनों उड़ जा। तुमको अगर मान लीजिए तनी हेलीकॉप्टर चल दिया, तनी रुक गया, तनी चला, तनी रुका, अब बताइए कौन ऊर्जा होगा? अरे दोस्त, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हो गया? फिर समझाते हैं। हेलीकॉप्टर में हाइट भी है और गति भी है। तो एक बात बताओ, क्या हेलीकॉप्टर का हाइट निग्लिजिबल है? क्या हेलीकॉप्टर की गति निग्लिजिबल है? लेकिन बताओ, चलती हुई गोली में हाइट तो निग्लिजिबल है, क्योंकि गति गोली की इतनी ज्यादा होती है और हाइट इतना कम होता है। हाइट बहुत होगा तो एगो मनुष्य चलाएगा 5 फीट का आदमी तो 3 फीट पे गोली चलाएगा, 3.5 फीट पे गोली चलाएगा, ऐसे चलाएगा तब 5 फीट पे चलाएगा। ऐसे बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज। क्लियर है? अगला बताओ, ये तो सब मार देगा। ऊनी कपड़ा शरीर को गर्म रखता है क्योंकि वो गर्मी देता है कि लेता है? देता है। ये ऊनी कपड़ा अगर आप पहनते हैं ना दोस्त, ये गर्मी देता लेता नहीं है। आपके शरीर का ताप जो होता है ना वो 37 डिग्री सी है। कितना है? तुम बताओ, अभी रूम का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सी है। तो ठंडी के टाइम में बाहर का टेम्परेचर जब 5 डिग्री सी 10 डिग्री सी हो जाता है तो उच्च ताप से निम्न ताप में उष्मा का प्रवाह ना हो सके, इसके लिए हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और ऊनी वस्त्र उष्मा का क्या है? कुचालक। ये उष्मा देता नहीं है, लेता भी नहीं है, उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। और यह उष्मा का क्या है? कुचालक। लिख लो, ऊनी वस्त्र उष्मा का कुचालक है, इसलिए यह शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोका है। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोका है। अरे चुट्टा लिख दिया, रोका है। यह ऊनी वस्त्र उष्मा न देता है न लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊनी वस्त्र न उष्मा देता है न लेता है।
हड़बड़ा के नहीं मारना चला है, नॉर्मल क्वेश्चन भी गलती होता है। कर आंसर बताओ। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? क्यों रे? शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है कि सुचालक है? ऊन शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, घटा देता है। आंसर क्या होगा? ए। ऊन उष्मा का क्या है? क्या है? कुचालक। क्लियर है? बोलो ना रे। हाँ, पर्वत से गिरते हुए पानी में दोनों ऊर्जा होगा, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। हाँ, छत पर लड़का दौड़ेगा तो हाइट भी है, गति भी है, दोनों ऊर्जा हो। इतना हम पढ़ाएं, काहे पूछ रहे हैं? जबरदस्ती प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में वो क्वेश्चन ने पूछ लो। छत पर लड़का दौड़ेगा तो हाइट भी है, गति भी है। चला, जो अपवादित था वो हम थोड़ा पढ़ा दिए। जेकरा में फंसेगा तू आ, छोड़ो, उतना झोल झाल नहीं करना। गोली आ बहता पानी काइनेटिक एनर्जी, बाकी सब जगह हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग है तो गतिज ऊर्जा, दोनों है तो दोनों ऊर्जा, अब दोनों में से कोई नहीं है तो कोई ऊर्जा। अपवाद दुएगो है। चलती हुई गोली में कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। अब बहते हुए पानी में कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। चलती हुई गोली काइनेटिक एनर्जी, बहते हुए पानी काइनेटिक एनर्जी, चलती हुई गोली काइनेटिक एनर्जी, बहता हुआ पानी काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब जगह जहां हाइट है पोटेंशियल एनर्जी, जहां वेग है गति ऊर्जा, दोनों है दोनों ऊर्जा, दोनों में से कुछ नहीं है कोई ऊर्जा। मान लो जमीन पर रखा हुआ पत्थर, ना हाइट है ना गति है, कोई ऊर्जा होगा? थैंक यू वेरी मच। आ जाइए सर। है चुप चुट्टा, एक कहना किया देख लो। थैंक यू। और एक बार हमारी टीम के लिए जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। कल कुछ पढ़ाए थे, याद है? कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, पता है ना? सैटरडे संडे को भी अभी रेगुलर चलेगा। सैटरडे को चलता था, मेगा टेस्ट चलता था, तो कल मेगा टेस्ट बंद रहेगा और यही क्लास चलेगा। क्या? चलो, कल जो बताया कुछ याद है कि भूल गए? याद है ना? तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को। अरे शुरू। देखो यहां पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1.75 मीटर लंबे एक व्यक्ति की छाया 2 मीटर है। कुछ समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन असल में समरूपता का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन असल में हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन समरूपता पे आधारित क्वेश्चन है। एक आदमी जो लंबा है वह है 1.75 मीटर है, जबकि इसके छाया की लंबाई हमारे पास दी हुई है 2 मीटर, तो छाया तो नीचे बनता है ना। और इस आदमी का हाइट क्या है? 1.75 मीटर। अब कहा जा रहा है कि उसी समय एक लैंप पोस्ट है जिसके छाया की लंबाई 6.4 मीटर है, तो कहा जा रहा है बताइए इसकी ऊंचाई क्या है? उन्नयन कोण, सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा, चाहे इस बिंदु से चाहे इस बिंदु से, क्या दोनों सेम होगा? क्या बताओ? सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा किसी भी बिंदु से सेम ही होगा क्या? अब यहां पर अगर 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 इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो वही सेम रेशियो इस दोनों का आना चाहिए। बोलो। तो हम बोलेंगे 1.75 ये ऊंचाई है और ये हमारे पास इसका लंबाई है 2। हटा देंगे यहां से तो 25 से काटोगे, 25 अठे 200, 25 सते 175। तो ये बताओ कि इसके परपेंडिकुलर का इसके बेस के साथ जो रेशियो आएगा, क्या 7:8 आएगा? क्या 7:8 आएगा? क्या जल्दी बोलो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके बेस का, इसके परपेंडिकुलर का और इसके बेस का जो अनुपात होगा यह भी क्या होगा? 7:8 होगा। तो हम बोलेंगे 8 अठे 64, तो 7 अठे 56, एक डिजिट पहले दशमलव, एक डिजिट पहले दशमलव है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5.6 मीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत? सेम रेशियो रहेगा, सूर्य का उन्नयन कोण सेम रहेगा।
एक बार और बता दे। अरे इतना भी भारी नहीं है, बहुत भारी लगा क्या ये? बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण सेम है। अगर सूर्य का उन्नयन कोण सेम है, अगर यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो बताओ दो त्रिभुज अगर दिख रहा है जिसमें दो एंगल बराबर है, तो क्या तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा क्या? बोलो। दो त्रिभुज में तीन एंगल बराबर हो गया तो ट्रिपल ए का रूल होता है, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 से। ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वह हमेशा क्या होता है? समान होता है। संगत भुजा का अनुपात हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर देखो, गौर से देखो, इसको समझने का कोशिश करो, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस का अनुपात वही होगा जो इस त्रिभुज के परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात होगा। तो परपेंडिकुलर बेस का जो अनुपात है वह हमारे पास क्या आया है? तो बोलोगे 1.75 है और ये हमारे पास 2 है। दशमलव को हटा देने पर 25 से कटेगा 8 बार में, 25 से कटेगा 7 बार में। तो इसके परपेंडिकुलर और बेस का भी अनुपात क्या सेम ही आएगा क्या? संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो हम बोलेंगे बेस इसका दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 6.4 और हमें इसका ऊंचाई निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है। तो 8 8 64, तो 7 8 क्या हो जाएगा? 56। क्या 5.6 आएगा क्या? बताओ। 1 टोटल बोलो 3, टोटल हम जानबूझ के बोले टोटल बोलो, और यहां से यहां तक का बोलो 2। तो हम बोलेंगे यही 2 यूनिट वृद्धि हो रहा है और यही 2 यूनिट बराबर है 40√3 के। 2 यूनिट बराबर है 40√3 के। मीनार की ऊंचाई डायरेक्ट निकलेगा क्योंकि 60 के सामने क्या है? ये भी तो रेशियो है ना। यहाँ √3 होगा तो ही यहाँ पर 1 आएगा और फिर यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 यूनिट बराबर 40√3 के। तो बताओ 1 यूनिट बराबर क्या 20√3 के आएगा क्या? और जैसे ही 1 यूनिट बराबर 20√3 के आया, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए √3 बराबर क्या होगा? तो √3 को किससे गुना कर दोगे? 20√3 से। उत्तर आ गया 60 मीटर। उत्तर क्या आ गया बताओ? 60 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। कितना समय लग रहा है इसमें बताओ? चले आगे। बोले इसमें कोई दिक्कत? सब चाहोगे तो निकल जाएगा, ये भी निकालना चाहोगे तो निकलेगा क्या बताओ? ये वाला लेंथ, अरे जल्दी बोलो। 30 के सामने ये देखो 2 बराबर है 40√3, तो 1 बराबर क्या आ गया? 20√3। 1 बराबर क्या आ गया बताओ? 20√3। बोलो आया कि नहीं आया? तो हम अगर बोले कि ये वाला लेंथ निकालना है तो असल में ये 30 के सामने है ना जी, तो 30 के सामने है 20√3। तो जल्दी से बताओ कि 90 के सामने इसी का डबल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या हो जाएगा? 40√3। बोलो होगा? अब ये वाला लेंथ निकाल करके बताओ कोई, जल्दी से बताओ ये वाला लेंथ। अरे 60 दूनी 120। इस 30 के सामने क्या आया? 60 ना आया जी। इस 30 के सामने क्या आया है? तो 60 आया। तो 90 के सामने 30 के सामने जो भी रहता है उसका डबल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 120। बोलो क्लियर है? तो कोई भी लेंथ आराम से निकल जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चले आगे, लिख लिए? देखो यहां भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो बोर्ड की तरफ थोड़ा सा बात पे ध्यान देना। एक और थ्योरी है उसको हम समझाते हैं। ये हमारे पास जो है देखो, एक 2 बिंदु ऐसा है, ये अल्फा डिग्री है और ये बीटा डिग्री है। बात पे ध्यान दो। और खास बात यह है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का पूरक है। पूरक होने का क्या मतलब होता है बताओ?
वैसा दो कोण जिसका योगफल क्या हो 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं? पूरक। वैसा दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री है, उसको क्या बोलते हैं? पूरक। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों का योगफल अगर 180 है तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझे? पूरक कोण संपूरक कोण से भी क्वेश्चन आएगा। दो कोणों का योगफल अगर 90 हो तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। और दो कोणों का योगफल 180 हो तो दोनों क्या कहलाएगा? संपूरक। यहां पर अगर अल्फा और बीटा दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो यह दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। बोलो कहलाएगा क्या? अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास हाइट है, इसके फुट पॉइंट से इसका जो लेंथ दिया हुआ है यह मान के चलो a मीटर दिया हुआ है, और इसी के फुट पॉइंट से यहां पर इसका b मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है? b मीटर। तो आपको बताना है हाइट बराबर क्या होगा। बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। क्या एक बात बताओ कि ये इसको हम 10 अल्फा बोल सकते हैं क्या? इसको 10 अल्फा अगर बोलेंगे तो 10 अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। अरे बोलो जल्दी। 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो हम लिखते हैं 10 अल्फा बराबर, ये आ गया है h बटे आधार क्या है? b। आधार क्या है? b। और 10 बीटा बराबर क्या होगा? 10 बीटा बराबर 10 बीटा के लिए लंब h और आधार क्या है? a। तो हम बोलेंगे 10 बीटा बराबर ये h बटे क्या आ जाएगा बताओ? a। और ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ाया था, याद करो कि हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा के होता है क्या? और कॉट बीटा 1 बटे 10 बीटा कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे भी देखे थे, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान 1 आएगा क्या? ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे? बताओ। तो अगर हम इस दोनों को आपस में गुना कर दे, अल्फा प्लस बीटा 90 है तो 10 अल्फा को 10 बीटा से गुना करोगे आपस में तो क्या यह 1 आएगा क्या? 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर क्या आएगा? a। और इधर इस दोनों को गुना करोगे आपस में तो h गुना h क्या आएगा? बोलो कि हाइट बराबर क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ? ए बी। अगर हम एक क्वेश्चन दे दे का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बोलो था क्या? 5, 12, 13 में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। यहां देखो, बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर S की चोटी से देख रहा है जो आदमी के आंख से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है और ऊंचाई का कोण 45 डिग्री हो जाता है। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ एक टावर, ठीक है? एक टावर S है, एक आदमी P पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? P पर। और इस P से जब यह टावर के ऊपर में देखता है तो इसको कितना डिग्री का उन्नयन कोण दिखता है? ये भाई साहब 20 मीटर और आगे चला, और आगे चलने के बाद जब ऊपर देखता है तो इस बार हो जाता है ये 45। ये क्या हो जाता है? 45। क्या हो जाता है? 45। तो वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए कितना मीटर चला था? 20 मीटर चला था। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये टोटल दूरी ज्ञात करना है। बोलो ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, ये बताओ 30 के सामने हम बोलते 1 है, 30 के सामने 1। तो बताओ 60 के सामने क्या √3 होगा क्या? क्या टोटल ये लेंथ √3 यूनिट होगा क्या? फिर देखो यहां पर ये 45 के सामने अगर 1 है तो इस 45 के भी सामने क्या आएगा? 1 आएगा। इस 45 के भी सामने क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये चला है 20 मीटर तो बोलोगे टोटल है तो √3, उसमें से 1 को घटा दोगे तो ये जो लेंथ आएगा क्या √3 - 1 आएगा क्या? अब बोलेंगे √3 - 1 बराबर 20 मीटर के। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल क्या है, यानी √3 बराबर क्या है? तो ये √3 - 1 बराबर हमारे पास है 20 मीटर के। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है √3 बराबर क्या होगा? फिर से बोल रहे हैं, कुछ लोग करेंगे 1 को उधार ले जाकर 21 होगा। ये क्या है? रेशियो। क्या है ये? रेशियो। तो रेशियो है तो ये कहाँ चला आएगा? इसके नीचे 20 बटे √3 माइनस क्या आएगा? 1।
और गुना किससे कर दोगे? √3 से। क्या हर का परमेयीकरण कर ले क्या? तो हर का परमेयीकरण करने के लिए √3 + 1 से और √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना। इस दोनों को जैसे ही गुना कर दिए तो क्या आ गया? 2। a - b × a + b क्या आ जाएगा? 2। और 2 से जैसे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10। बोलो आ गया? रुको अभी, √3 को अंदर भेज दो। √3 को √3 से गुना करोगे 3 आएगा। अब प्लस क्या हो गया? √3। तो ये हमारे पास हुआ 10 गुना √3 को √3 से गुना किए तो 3, और √3 यहां पर अगर आ गया है तो 1.73, तो 3 + 1.73 मिलके क्या होगा? 4.73। 4 क्या आ गया? 73। 2 भी लिख लो, 1.732 होता है ना जी। देखो √3 को √3 से गुना करोगे क्या आएगा? 3, और √3 को 1 से गुना करोगे तो √3, तो यहां पर आया 3, और √3 का वैल्यू 1.732। तो 3 में 1.732 को जोड़ोगे तो 4.732 गुना कर दो 10 से, क्या उन आंसर आएगा? 47.32। आंसर क्या आ गया? ई। चले आगे, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? रेशियो अगर सही ढंग से समझ में आ गया है तो रेशियो बैठा करके बहुत ही आसानी के साथ आंसर लाया जा सकता है। अब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? फिर समझा दें कहाँ पे। ये रेशियो समझ में आया? ये समझ में आ गया सबको? पक्का? अगर ये रेशियो समझ में आ गया तो समझ लो कि हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया। बाकी तो ये कैलकुलेशन है जी। ये रेशियो किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ? नए वाला उसका हाथ उठा रहा है जबरदस्ती। कौन उठा रहा है? जबरदस्ती का उठा रहा? समझ में आया जी? हम चलावन बोलेगा। भंवरलाल खड़ा जाओ। उसका जो हाथ उठाया था वो भी खड़ा हो जाओ। तुम उसका हाथ कैसे उठा रहा था? सब कुछ उठा देगा तुम उसका? हैं? कैरियर उसका उठा देगा तुम? बताओ। बैठो, साफे है, चौपट है जी। अरे ये देखो हम लोग यार, अरे सही है ना बोले जी। वो अपना अपना सब देखेगा कि दूसरे का पकड़ रहा है ना? बताओ, देखो इधर एग्जाम होगा तो सब अपने अपने जगह पे न बैठेगा जी। देखो इधर क्या है, ये देखो 45 के सामने 1 तो इसके सामने भी क्या आएगा? 1। 30 के सामने 1 तो इसके सामने क्या आएगा? √3। तो टोटल दूरी हो गया √3। इतना दूर आया 1। तो बताओ √3 में से 1 हटा दोगे, √3 - 1 आएगा क्या? और √3 - 1 बराबर क्या होगा? 20 मीटर। तो √3 - 1 बराबर 20 के, तो √3 बराबर निकालेंगे तो सबसे पहला जो काम करेंगे 1 यूनिट बराबर निकालेंगे। √3 - 1 बराबर 20 के, तो 1 यूनिट बराबर लिखोगे 20 बटे √3 - 1। ऊपर नीचे हर का परमेयीकरण कर दोगे क्या? हर का परमेयीकरण करोगे a - b, a + b क्या आया? 2, और 2 को गुना कर दोगे तो क्या 10 आया क्या? तो 1 यूनिट बराबर 10 गुना √3 + 1 है। तो √3 बराबर निकालना है तो √3 से गुना हो जाएगा। इधर 10 आ गया, √3 से गुना होगा तो अंदर में 1, और √3 से गुना होगा तो 1.732। इस दोनों को जोड़ दोगे तो 4.732। 10 से गुना करोगे तो 47.32। चले आगे, देखो यहाँ 9वां नंबर का क्वेश्चन। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। कितना है? 102 मीटर। पतंग उड़ाए हो तुम लोग?
इसका डोरी देखो, सीधे ऐसे सीधे खड़ा रहता है कि तिरछा खड़ा रहता है जी। डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि टेन अल्फा बराबर 15 बटे, टेन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर अगर 15 यूनिट होगा, बेस 8 यूनिट होगा, तो जल्दी से बताओ क्या ये 17 यूनिट होगा क्या? 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है क्या? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए पतंग कितनी ऊंचाई से? 17 छाके 102, 15 छाके, उत्तर आ गया 90 मीटर। आंसर हो गया है बी। चलो एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से, बोलो इसमें कोई दिक्कत? 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। 8, 15, 17 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। देखो यहां 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाए, इसको कितनी दूरी तक आगे ले जाए जिससे कि शीर्ष उसका 4.8 मीटर ऊंचा बिंदु पर पहुंचेगा। देखो सीढ़ी को, इस सीढ़ी को इधर ले आके आ रहा है, तो एक और ऐसा फिगर बना देते हैं। देखो यहां पर ये ऐसा फिगर बना देते हैं, तो सीढ़ी का लेंथ कभी चेंज होगा क्या? सीढ़ी का लेंथ 5 मीटर था, तो ये अभी भी कितना मीटर? पहले बोला ये 3 मीटर ऊंचा था, अब कितना मीटर ऊंचा है? 4.8 मीटर ऊंचा है। 4 तो क्वेश्चन बोल रहा है बताइए इसको कितना इधर लाया। अगर हमें पूरा का पूरा लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो कितना इधर लाया ये बात पता चल जाएगा क्या? कितना इधर लाया ये बात पता चल जाएगा क्या? 5 है, 3 है, ये क्या होगा? 5, 3 और 4, 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनाता है, पता है ना? इधर आ जाओ, ये 5 है, 4.8 है, ट्रिपलेट दिख नहीं रहा, हम दिखाते हैं क्या? 4.8, 5 रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालोगे, इसके बारे में अभी नहीं पता है। दशमलव यहां से हटाओगे तो ये 0 आएगा, अब काट दो 2 से, 25, 24, क्या 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनता है क्या? 7, 24, 25, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 7 दूनी, लेकिन दशमलव उड़ाए हैं तो क्या 1.4 होगा क्या? अब जो सीढ़ी ऐसे था वो सीढ़ी ऐसा हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो होगा, ये हो जाएगा 1.4। बोला है कितना खिसकाया गया, कितना खिसकाया गया, तो हम बोलेंगे 4 में से 1.4 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो, 2.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया खत्म। बाकी अब आएंगे रीजनिंग वाले सर, और कल जो चलेगा इसके बाद कौन सा चैप्टर है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है ना। फिर परसों चलेगा ज्योमेट्री का क्वेश्चन, फिर चलेगा बीज गणित, फिर चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, फिर चलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। इस तरह से लगातार ये हो जाएगा खत्म, ठीक है? अरे कुछ समझ में आया क्या? एक बार कस के बोल दो, सही में आ गया समझ में? सही में? आज के बाद नहीं पूछोगे रूट 3 किधर से आया, 1 किधर से आया, दोबारा मत पूछना। तुम्हारा जिसका छूट गया दूसरे से कवर कर लो। अब तो वीडियो हो गया है प्राइवेट, ठीक है? इधर से नहीं दिख रहा है तो तुम ही बोलो ना, हम उल्टा लटक के लिखें इधर से, इस पे खड़ा होकर इधर से लिखें, बताओ। बोल रहा यस सर।